जो जहाँ पे हम कैद थे रामगढ़, ये बिहार में एक जगह है रांची के पास, जो उनका एक तारीख खिलाफा है बिहार का। तो हमारे कैंप रामगढ़ जो था 25 कैंप, ये तकरीबन उस वक्त तक पूरे बहसीत जंगी कैदी हम काफी बदनाम हो चुके हुए थे। हमारे कैंप में पहले ही 2 हमारे जो ऑफिसर्स थे SSG के, वो स्केप कर गए। कैंप में भी स्केप यहाँ से निकलने की बातें शुरू हो गई। आखिर में ये फैसला हुआ कि यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से हम एक सुरंग खोदेंगे और सुरंग खोद के हम यहाँ से निकलेंगे। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने जो कैद हुए तो हमारे कैंप में पहले ही 2 हमारे जो ऑफिसर्स थे SSG के, वो स्केप कर गए। जो एक हमारे लिए एक जोड़ था, जिसके बाद हमें खुद जो नमनेस थी, जो हमारे से इतना बड़ा हादसा हो गया था पाकिस्तान के साथ, जिसका हम भी एक हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वेयर आउट होना शुरू हो गई। और बाकी कैंप में भी स्केप यहाँ से निकलने की बातें शुरू हो गई। ज़हन में सबके पहले ही था। वहाँ पे जहाँ पे हम कैद थे रामगढ़, ये बिहार में एक जगह है रांची के पास, जो उनका एक तारीख खिलाफा है बिहार का। पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी एरिया है। एक तो जो हमें जिस चीज़ ने बहुत धचका पहुँचाया वो ये था कि जो भी हमारे कैंप में, चूँकि नए नए इस्टेब्लिश हुए थे, बहुत सारा काम होने वाला था, ज़्यादातर मुसलमान थे, बल्कि सारे ही मुसलमान वर्कर्स आते थे। वो उनकी गुर्बत की कोई इंतहा शायद मैं बयान ना कर सकूं। उनकी हालत ये थी कि हमारे कैंप के इर्द गिर्द कुछ नालियाँ थी जहाँ से पानी बहता था, कैंप का बाहर गंदा पानी। वो लोग बेचारे बाहर बैठ जाते थे और हमारे अगर कोई जो बर्तन वगैरह धोने के बाद जो कुछ चीज़ बच जाती, वो उसमें से निकाल के वो खाते थे वो लोग। तो फिर हमारे कैंप में हमने छुप छुपा के उनके लिए, जब वो आते थे, कैंप के ख़वातीन थी ज़्यादा, तो बूढ़ी बेचारी औरतें बच्चों के साथ, बच्चों वाली मर्दों को और इस काम पे लगा हुआ। तो वहाँ पे कैंप वालों ने फिर ये भी कहा कि हम मिलके इनके लिए खाना शाना कभी बंदोबस्त इस तरीके से हो सकता था, क्योंकि उनकी तलाशी भी ली जाती थी। दूसरी चीज़ जो बड़ी एक अहम थी, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, कि हमारे साथ काफ़ी सारे सिविलियंस भी कैद थे, और उनका चूँकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत वो कैदी नहीं तस्वर किए जाते थे, जंगी कैदी, उनके लिए ना तनख्वाह थी, ना उनके लिए राशन था कोई। तो सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमें जो भी जंगी कैदी के बैसियत से पता नहीं 70 या 80 रुपये तनख्वाह मिलती, जायज़ थी हमारे लिए, और जो राशन था हमारे लिए मुकर्रर, हम उसी में से शेयर करके अपने भाइयों को भी देते। सब तकरीबन बराबर सबको मिलता था ये। तो ये एक ऐसी मिसाल थी जो हमारे सिविलियन दोस्त जो हमारे साथ कैदी थे, आज भी जो उनमें से हयात हैं वो कांटेक्ट में है, क्योंकि जिस तरीके से सलूक हुआ। तीसरी चीज़ जो बड़ी तकलीफदेह है हमारे लिए, वो ये थी कि वहाँ पर एक शोशा छोड़ दिया गया कि 195 जो जंगी कैदी हैं उन पर जंगी जराइम में या ह्यूमन राइट्स वायलेशन में या जो जुल्म किए हैं, जिसके बारे में हमारे पाकिस्तान के अंदर से भी हमारे खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं कि जो हमने वहाँ पे कत्ल गारत की है या जो भी किया है उसका, तो उसमें उनको सज़ा मिलेगी। अगर ये एक तो ये शोशा इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई हकीकत होती तो बांग्लादेश, जहाँ पर हसीना वाजिद पाकिस्तान का नाम लेने वालों को फांसी पर चढ़ाई जा रही हैं, वो तो कम अज़ कम किताब लेके इसकी छापती ज़रूर, उनके बारे में नाम भी लिखती, उन सब की दास्तानें भी छापती। और भारत भी इस पर कभी ना चूकता, क्योंकि भारत आज देख लिया है आपने कि पाकिस्तान को तंग करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मसाइल खड़े करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अगर ये हकीकत होती तो ये भी बस आपके सामने खुल के आती। लेकिन ये इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ आज इतने सालों बाद कि हमारे मुल्क के अंदर से बहुत सारे लोगों ने इसको तस्लीम भी कर लिया, और इसी को पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसकी वजूहत बाद में कभी हम बात करेंगे उसमें। तो 2 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि ना तो हम 93,000 जंगी कैदी थे, सिविलियंस हमारे भाई हमारे साथ थे, फ़ौज की तकरीबन 30,000 की तादाद थी, और ये जो 195 का शोशा छोड़ा गया था, ये भी एक मफरूज़ा था, और इस पर सिर्फ कैदियों को अंडर प्रेशर करने के लिए, और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के अंदर फ़ौज मुखालिफ क़ुव्वतें थीं, उनके हाथ में एक हथियार के तौर पर दिया गया था। अब बात यह है कि हमारी ज़िंदगी जब ये स्केप हो गया तो सब दोस्तों ने मिलकर बातचीत करना शुरू कर दी, चूँकि इसके लिए चंद एक चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो ये कि जो भी मंसूबा बनाएं वैसे लोगों के साथ बनाएं जो पूरी तरीके से उसको राजदारी में रख सकें। दूसरी चीज़ में बड़ी अहम ये थी कि वो जो भी मंसूबा बनेगा उसमें वो लोग पूरी तरह कमिटेड हों। और तीसरी ये चीज़ ये थी कि जो भी ये मंसूबा बनेगा अभी, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि चूँकि भारतीय जो इर्द गिर्द हमारे गार्ड्स लगे हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने फेंसेस लगाई हुई थी, वो पूरी तरह अलर्ट थे, और कोई भी तरीका जो भी इस्तेमाल किया जाएगा उसमें
ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल होगा। और पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक आसानी तो ये थी कि जब कैंप से बाहर निकल जाए तो हम छुप सकते थे और अपने आप को छुपाकर वहाँ से निकाल सकते थे। लेकिन दूसरा ये था कि जहाँ जहाँ भी ये कैदी के थे, हमारे कैंप्स थे हमारे, उसके इर्द गिर्द उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के लोग और अपने जो दूसरे जो हरकारे थे उनको छोड़ रखा था, ताकि अगर किसी इलाके में या किसी जगह पे ज़रा सा उनको भिनक भी पड़े तो वहाँ फ़ौरन तलाशियाँ शुरू हो जाती थी। बहरहाल दिन गुजरते रहे और रामगढ़ में 2 ऑफिसर्स के कैंप थे जहाँ पे मेजर से बिलो एक ऑफिसर जो रखे गए थे, और एक सीनियर ऑफिसर का कैंप था जहाँ पे जिन नौकरी 5 साल से ज़्यादा थी उनको रखा गया था। तो हमारे साथ एक सड़क के साथ गैप के साथ दूसरा कैंप था, उसके साथ हमारे जो सिपाही थे उनका कैंप था सारा। अब ये जब ये सोच एक पुख्ता होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त भी सामने आने लगे जो इस मंसूबे में हमारे साथ होंगे। तकरीबन 1.5-2 महीना इस एफर्ट में लगा हमें। तो आखिर में ये फैसला हुआ कि यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से हम एक सुरंग खोदेंगे और सुरंग खोद के हम यहाँ से निकलेंगे। वो अब सुरंग खोदना एक बड़ा जान जोखों का काम है। फ्रैंकली उस वक्त तक हमें अंदाज़ा नहीं था कितना मुश्किल है। बहरहाल ये फैसला हो गया। फिर ये फैसला हुआ कि भाई कौन लोग होंगे जो इसके पायनियर होंगे, जो इसको मेन जो कोर जो ग्रुप बनाएंगे। इसमें मुझे और बगड़ी यासूब डोगर हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको ये हमारी जिम्मेदारी लगी। तो हमें जो कैंप में मैंने बताया ना कि बैरकें थी एक कमरे वाली जहाँ पे थी, तो हमें फिर वो आखिर वाला कमरा जहाँ से हमने देखा कि निकल जा सके, क्योंकि जो कैंप के नक्शा ऐसे था कि एक तरफ तो दूसरा कैंप था हमारा, उस तरफ निकलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो भी तकरीबन हमवार ग्राउंड थी। एक तरफ उनके अपने जहाँ पे उनके जो गार्ड थे वो रहते थे, वो भी एक हमवार इलाका था, उससे निकलना बड़ा मुश्किल था। और तकरीबन 2 जो एक गुलाई में इलाका था जहाँ पे सड़क के इर्द गिर्द घूमती थी, और एक ख़ास मकाम था जहाँ से एक तो फेंस जो थी वो तकरीबन कोई 15 से 20 गज के 15 से 20 फुट के फासले पर थी, और दूसरे जो कोना था वहाँ से ढलवान थी जहाँ से निकल सकते थे। तो वो कमरा चुना गया और मुझे और बगड़ी यासूब डोगर हम दोनों ने वहाँ शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद कुछ अर्सा हमने गुजारा ताकि जो हमें गार्ड्स थी उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन लोग कहाँ पे हैं और वो इससे यूज़ टू हो जाए। रूटीन उनका ये था कि वो रात के किसी वक्त, दिन के किसी वक्त भी वो आके हमें गिनना शुरू कर देते थे ताकि अलर्ट रहें। एक हमें तंग करने का मकसद था, और दूसरा हमारे जो मैंने बताया ना कि 195 जिनका नाम किसी को मालूम नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन के बहाने सबको बार बार बुलाकर उनको तंग किया जाता था। काफ़ी देर उनकी इंटरोगेशन होती रहती थी और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते थे। ये भी एक तरीका था उनका कि हमें वो तंग करते रहें। खाना जो था बहुत ऑर्डिनरी था। एक दाल थी जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने तो कभी यहाँ पाकिस्तान में खाई नहीं है, हरहर उसको कहते हैं। वो हमारा कोई खाने को तैयार नहीं था, जो भी मिलता हम एक लंगर एक बन गया वहाँ पे, खाना जैसे ही पकता मिल के खा लेते थे। तो एक तो हमने मिल के जब भी हमारे नमनेस जाने शुरू तो एक तो शरारतों का सिलसिला शुरू कर दिया। एक दिन ये फैसला हुआ कि जो गार्ड्स हैं ये बहुत तंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी स्केप हुई तो उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बुलाई गई वहाँ पे, क्योंकि हमारे कैंप रामगढ़ जो था 25 कैंप, ये तकरीबन उस वक्त तक पूरे बहसीत जंगी कैदी हम काफ़ी बदनाम हो चुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे गार्ड्स पे थे वो भी तंग थे हमसे, और जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन वो भी इंतहाई तंग थी हमसे, क्योंकि रोज़ ना कुछ हमने हंगामा किया होता था वहाँ पे। एक जो मुझे याद है, एक दिन ऐसे बैठे फैसला हुआ कि हम हड़ताल करते हैं खाने के लिए क्योंकि वो रेड क्रॉस को आने नहीं दे रहे थे अंदर। तो हमारे पास जो भी राशन था उसको हमने कच्चा पक्का पका के सब डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया अपने लोगों के पास कि भाई ये आपने गुजारा करना है 2 या 3 दिन जितने भी लगेंगे। और सुबह एक दिन उठ के हमने सारे जो बर्तन वगैरह हमारे उठा के हमने बाहर फेंक दिया। हमने कहा हम हड़ताल पर हैं, हम उस वक्त तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक वो रेड क्रॉस यहाँ पर नहीं आएगी। और वो जब ये हमारी स्केप हुई तो उन्होंने 4 सिख बटालियन, जिसको 65 में पाकिस्तान ने कैदी बना लिया था, उसको स्पेशली हमारे कैंप के इर्द गिर्द ला के तैनात किया गया कि ये हम पे सख्ती भी करेंगे और ये अलर्ट भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे बदला भी लेना था एक। बहरहाल ये जब हड़ताल हुई तो एक हंगामा मच गया, क्योंकि भी
तकरीबन कोई 80-90-100 ऑफिसर्स थे। अगर ये हड़ताल कर लेते हैं और ये इनमें कुछ बात हो गई तो उनके ऊपर बड़ा मसला बनेगा उनके लिए। एक दिन उन्होंने इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया कि शायद हम बाहर निकल आए। उनको ये नहीं पता था कि हमने किया हुआ क्या है। हमने राशन कच्चा पका पका के रखा हुआ था और पता नहीं क्या आपको हलवे या वट एवर जो बना सकते थे सीधी उल्टी सीधी चीज़ें, वो हम खा रहे थे, पानी पी रहे थे। वो 2-3 दिनों के बाद खुद ही हम तंग पड़ गए। लेकिन इन 2-3 दिनों में उनके ऊपर इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि वो फिर उन्होंने अपने कोई बड़े सीनियर ऑफिसर्स आए आके उन्होंने हमारे अफसर से, जो हमारे कैंप कमांडेंट थे मेजर नकवी, उनसे मुज़ाकरात किए और रेड क्रॉस को आने की इजाज़त दी गई। तो तब हमने हड़ताल अपनी वापस ली। भारत उस वक्त तक हम हड़ताल तो क्या थी, वो कच्चा पक्का जो खाया हुआ था, कुछ लोग बीमार भी हो। बहरहाल उसका एक इम्पैक्ट तो ये हुआ कि वो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम किस्म के लोग नहीं हैं जो हमारे सामने हथियार डाल देंगे।